हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। एक्टिव पाठशाला में आपका स्वागत है। तो मैं जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा चैप्टर नंबर 2 फुली कंप्लीट हो गया था बहुत ही अच्छे तरीके से। काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने कॉन्सेप्ट उसमें आपको पढ़ाए, आपको रिमेंबर होंगे आई थिंक। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेशली चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 डाल दिया है। ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 3। 2 तो कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। तो इसमें ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि कहाँ से हमारा फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काइनेमेटिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली एक स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि मोशंस के क्या क्या तरीके हैं मोशंस को स्टडी करने के। ओके, क्या काइनेमेटिक्स का मतलब मैंने क्या बताया? काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी, इट इज अ स्टडी ऑफ ways of motion, ways of motion, but not we study causes of motion। हम लोग कॉजेज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? इसके वेज क्या है, मतलब मोशन क्रिएट होने के क्या क्या तरीके हैं, मोशन कैसे बनता है करके। कोई बॉडी है तो वो कैसे मूव होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने काइनेमेटिक्स के बारे में बताया आपको, लेकिन अगर आपका इसका रीजन जानना है कि कैसे मोशन का क्या कारण है, क्या कॉजेज है कि मोशन क्रिएट होता है, तो वो हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि मोशंस क्या है, मोशन कैसे बनता है करके, लेकिन मैं कॉज यहाँ पे नहीं समझाऊंगा आपको, कॉज आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं मोशन पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मोशन, व्हाट इज मोशन? तो मोशन का सारे सब लोगों को डेफिनेशन पता ही होगा। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, वो चाहे पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो चाहे वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट हो, वो सब अगर वो मूव करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ वो चेंज करता है अपनी पोजीशन को, तो वो क्या कहलाता है? मोशन। सिंपल और इजी डेफिनेशन, और बहुत ही राइट लगती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज देख लो, मैं यहाँ से यहाँ हो रहा हूँ, यहाँ से यहाँ हो रहा हूँ, कितनी रेस्पेक्ट के टाइम में, टाइम बदला ना, तो वो हमारा क्या है? ये मोशन हो गया। अब मोशन किसी भी चीज का हो सकता है, कार चलती हुई दिखे, आदमी चलता हुआ दिखे, हमारी जो अर्थ है वो अपनी जगह पर रोटेट हो रही है, हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट हो रहा है, सन है वो गैलेक्सी में रोटेट हो रहा है, गैलेक्सी एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के अंदर रोटेट हो रही है। ऑल द थिंग्स वी कैन सी हियर आर इन मोशन सम टाइम, ठीक है। अब जैसे कोई स्टेबल चीज रखी हुई है, उसमें मैंने जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक मोशन नहीं करेगा ना, लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं या फिर कोई चीज मूव कर रही है तो वो हमारा कैसा दिखता है? मोशन। और साथ में उसका टाइम भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम हमेशा मोशन को किस में स्टडी करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। बिना टाइम के मोशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पोजीशन का चेंज होना और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना ही क्या है? हमारा मोशन है। सिंपल एंड इजी डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मैंने सेम एज इट इज जैसे लास्ट लेक्चर में मैं करता था, सारा पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर की भी आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हाउ द चेंज इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम हैपन। ये चेंज होता कैसे है? तो वो चेंज होना ही हम इस चैप्टर में बड़े ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। मोशन के क्या क्या रीजंस हैं मोशंस के कि पोजीशन के चेंज होने की वजह से विद रेस्पेक्ट टू टाइम मोशन तुम्हारा बनता है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में मैं कंटिन्यूटी में लेने वाला हूं अब पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिए ध्यान से। मोशन में मैंने किन दो चीजों का नाम लिया? एक पोजीशन और एक ऑब्जेक्ट। तो जब मैं मोशन को डिफाइन कर रहा हूं तो आई रिक्वायर पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट, पोजीशन एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो किस टाइम में चेंज हो रहा है और कितना उसका पोजीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन क्या है? तो किसी भी चीज की अगर हम पोजीशन बताते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है? एक रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? पोजीशन की। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए अगर मुझे रेफरेंस जरूरी है तो मुझे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी हम फिजिक्स में कोई एक सिस्टम कंसीडर कर चलते हैं तो वो हमारा 3 डायमेंशनल अगर सिस्टम है
तो मेरा उसमें क्या क्या रहेगा, मेरा एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये मेरा कौन सा सिस्टम हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में आपका क्या चेंज करता है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है। सपोज कि मैंने यहाँ पे 3 डायमेंशनल एक प्लेन और सब सिस्टम बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने कहा ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है, और यहाँ पर मैंने एक कोई पॉइंट रख दिया। अब इस पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन बताना है तो मैं ये कहीं ना कहीं से मेजर करूंगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं से भी कुछ भी लेंथ मान लूंगा। तो इस लेंथ को मानने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, रेफरेंस पॉइंट। तो वो जहां हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन तीनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। जो ऑरिजिन है हमारा वो किसकी तरह काम करने लगता है, रेफरेंस पॉइंट के तरह काम करने लगता है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के इस पॉइंट की पोजीशन को मैं बता सकता हूँ कि ये जो मेरी ओपी लेंथ है वो मेरी क्या रहेगी। आई बात समझ में। तो पोजीशन हमें क्यों रिक्वायर है, क्योंकि हमें मोशन डिफाइन करना है। तो मोशन के लिए मुझे पोजीशन चाहिए, और पोजीशन मेरा क्या है, किसी भी एक सिस्टम में कोई पॉइंट की एक रेफरेंस से डिस्टेंस, वही मेरी क्या होती है उसकी पोजीशन। अब ये पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है आपकी। आई बात समझ में। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या रहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई और जेड। इन तीनों में से कोई भी एक एक्सिस ले लो, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करूंगा तो मुझे ऊपर नीचे जंप तो करना नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है मुझे। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, 0 पोजीशन पे हो गया मेरा। इधर मूव करूंगा तो मेरा पॉजिटिव एक्सिस में हो जाएगा, इधर मूव करूंगा तो मेरा नेगेटिव एक्सिस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यही था, यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन आपको देखने की मिलेंगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की वजह से ही इसी चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइन लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन ये करता है कि हम एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस पे ही क्या कराएंगे, बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मोशन कराएंगे, इधर एक्स इधर वाई और जेड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा पोजीशन का कॉन्सेप्ट। तो अब पोजीशन यहाँ आ गया, अब आप पोजीशन तो हो गया मोशन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन बचा क्या मेरा टाइम। तो देखिए अब मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ आपको आप दिमाग में रिलेट कर पा रहे हो कि कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है मोशन का करके। ठीक है, तो अब मेरा आ गया क्या, टाइम। तो जब मेरा टाइम यहाँ पे चेंज होगा मतलब क्या, मुझे इस सिस्टम के अंदर मुझे क्या रखनी पड़ेगी, एक क्लॉक रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चल रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मुझे टाइम के साथ में देखना है। तो इस मुझे पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर क्या रखना पड़ेगा, एक क्लॉक। तो यहाँ पे भी एक नई चीज आती है हमारी, व्हेन सिस्टम कंसिस्ट टाइम क्लॉक देन द होल सिस्टम is called frame of reference। इसको ध्यान से समझना बड़ा जरूरी है। क्या मैं बोला कि जब मेरे सिस्टम के अंदर जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम माना है, जिसकी मैं पोजीशन डिफाइन कर पा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट की, अगर उसमें मैं अपना एक क्लॉक पुट कर देता हूँ जिससे मैं मेजर कर पाऊँ कि कितने डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था, तो मैं उस ओवरऑल सिस्टम को क्या बोलता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप की समझ में आया होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सपोज एक कार मूव कर रही है, तो कार में एक ड्राइवर है, ड्राइवर चला रहा है, मैं रोड के साइड में खड़ा हुआ हूँ, उस कार को वॉच कर रहा हूँ। तो जब मैं उस कार को मूव करते हुए वॉच करूंगा तो मेरा जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा अर्थ, जिससे मैं अटैच हूँ। तो मैं जब अर्थ से अटैच हूँ तो मुझे क्या कार दिख रही है, मूव करती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए मैं यहीं पे अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने वाला हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही ड्राइवर हूँ जो वो कार चला रहा है। तो मैं अब कहाँ पहुंच गया, कार के अंदर पहुंच गया। अब मैं किससे अटैच हूँ, ग्राउंड से अटैच नहीं हूँ, मैं अब किससे अटैच हूँ, कार से। तो मेरे रेस्पेक्ट में अगर मैं कार को देखूंगा तो कार वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। लेकिन अगर यहीं पे बाहर हूँ और ग्राउंड से अटैच हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है, तो मेरा जो कार है वो मुझे मूव करता दिख गया। लेकिन मैं अंदर जैसे ही पहुंच गया तो वो मेरा कार कैसा दिख रहा है, मुझे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है।
समझ में आई बात। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना बड़ा ही जरूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमने सिंपल क्या किया, पोजीशन के साथ में अपना एक क्लॉक रख दिया, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रख दिया, हमने एक क्लॉक को रख दिया। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम आपके पास में बन के आएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब जिस चीज़ को हम रेफरेंस लेकर चलेगा। समझ में आई बात। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो मोशन का इंट्रोडक्शन ही देना मेरा बहुत ही जरूरी पार्ट था, क्योंकि यहाँ से मोशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्यों हम इसको पढ़ते हैं करके समझाना जरूरी था। तो मोशन में पोजीशन एंड टाइम, तो पोजीशन को समझे, टाइम को लाए, तो पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन। आई होप कि समझ में आया होगा। पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। पोजीशन हो गया। अब हम लोग आते हैं नंबर सेकंड पे, पाथ लेंथ। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अब हमको क्या पता चल गई, पोजीशन पता चल गई। तो जब मेरी पोजीशन पता चल गई तो मेरा पाथ लेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। सिंपल। जो डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया वो इसी को मैं क्या कहता हूँ, पाथ लेंथ कहता हूँ। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था ऑरिजिन पे, ओ पे, मैं यहाँ से चला 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, देन 40 मीटर, देन 60 मीटर, और इधर मेरा क्या होगा, -10, -20, -30। तो ये मेरा क्या है, मेरा नेगेटिव, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये मैंने ओ पॉइंट बोल दिया, मतलब ये ऑरिजिन मतलब 0 हो गया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P, Q, यहाँ R और यहाँ पे S। ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट वो O से P तक क्या किया, मूव किया, O से P तक मूव किया, तो जो मेरा पाथ लेंथ होगा, सिंपल मेरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ा। तो यहाँ कितना है मेरा 20, तो ये मेरा कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव एक्सिस है। अब यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस P को मूव करा रहा हूँ Q तक, तो ये मेरा Q तक मूव किया। यहाँ पे मेरा पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, P से Q तक कितना गया, 20 से 40, मतलब 20 से 40 कितना हो गया मेरा 20 मीटर, ये भी 20 मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यही आपको बोलूं कि वो Q से S गया, पार्टिकल जो था वो, ऑब्जेक्ट तो जो था वो Q से अब S जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव से हम झंझट में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे, उसका रीजन मैं बताऊंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पहले कहाँ गया, Q तक, तो मेरा पाथ लेंथ मैं देखने वाला हूँ टोटल क्या हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक Q तक गया तो मेरा कितना हो गया 40। फिर मैं Q से S जा रहा हूँ ना, तो Q से पहले O तक आऊँगा तो मेरा 40 हो गया, प्लस फिर O से मैं 20 जाऊँगा तो मेरा 20 हो गया, तो मतलब कितना हो गया मेरा 60 मीटर। इसमें हम लोग साइन वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंपल बात है, टोटल हमें डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है। मैं यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, मुझे टोटल मेरा कितना हुआ, आगे गया पीछे गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिंपल सा बस बताना है कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना चला मैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ जो होता है वो मेरा कैसा होता है, पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जिसमें क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। तो बस सिंपल सा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ में आपको दो चीजें याद रखना जरूरी थी। पहली की, जिसमें हम सिंपल डिस्टेंस कितना हमने ट्रेवल किया चल के उसको दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड चीज आपको ये याद रखनी थी बस। और स्केलर क्वांटिटी मैंने बता दिया थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे उनमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बता देता हूँ थोड़ा सा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझ में आई बात। तो पोजीशन बताया हमें, पोजीशन के बाद में पाथ लेंथ बताया, अब मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का टर्म हम पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जब भी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे जो चीजें दिख रही हैं वो क्या है कि मतलब मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन क्या अब अगर मुझे इसमें ये देना हो कि तुम आगे गए या पीछे गए, या फिर कितना गए आगे या पीछे गए, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, उसमें डायरेक्शन लाना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो जब मेरा डायरेक्शन लाना पड़ेगा मुझे अपने पाथ लेंथ में, तो वही पाथ लेंथ मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कहीं पे आप चलने वाले थे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही मेरा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो पाथ लेंथ का शॉर्टेस्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें आपकी क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये चेंज इन पाथ लेंथ होता है, मतलब तूने पाथ लेंथ में चेंज कितना किया। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज कि मैं यहाँ पे P पे खड़ा हुआ था और मैं यहाँ पे गया Q पे, तो मुझे P से Q में मैं यहाँ पे बता दूंगा कि पाथ लेंथ कितना है, 20 है, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से लेके यहाँ मेजर करूंगा तो मैं 20 डिस्टेंस चला। लेकिन अगर मैं यही मेजर करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट मेरा P से लेके Q तक कितना हुआ, देखिए ध्यान से, तो चेंज इन पाथ लेंथ ही क्या मेरा होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डेल और एक्स। ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज। किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा है तो आप वहाँ पे डेल एक्स से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज इन लेंथ, तो ये डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या कर दो, अब माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैंने पूछा कि अगर एक पॉइंट है वो P टू Q मूव किया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल ऑफ एक्स ऑफ दिस, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ क्यू, क्योंकि यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से गया था, एक्स ऑफ पी। सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो एक्स ऑफ क्यू मेरा कितना है, 40 पे है, एक्स ऑफ पी मेरा कितना है, 20 पे है, तो 40 में से 20 मेरा जाएगा, कितना बचेगा, 20 मीटर। ठीक है, अभी जो 20 मीटर में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैसा है, प्लस है, मतलब प्लस है, यही प्लस दिखा रहा है आपको इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में हमको लिखना बनता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी डिस्प्लेसमेंट है जब वो पाथ लेंथ में हम क्या अटैच कर देते हैं, अपना डायरेक्शन, और उसमें क्या ला देते हैं, चेंज। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखनी जरूरी है। तो यहाँ पे चेंज हो गया और ये मेरा डायरेक्शन हो गया, तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे निकल के, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाथ लेंथ क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सा याद रखिए कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी भी चीज़ की। जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब यहाँ पे मैं आ गया, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा यहीं पे पहुँचने की, तो कुछ है ही नहीं, मतलब यहीं पे मैं खड़ा रहूँ। और जब मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो मैं टोटल डिस्टेंस को क्या कवर किया, यही है डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं यहाँ पर लौट कर आ गया, मैं इनिशियल पोजीशन पे सपोज मैं था यहाँ पे 0 पे, दोबारा से मैं कहाँ पे आ गया, 0 पे, तो ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया, डेल एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 में से 0 गया, क्या आया, 0। लेकिन जब मैं टोटल पाथ लेंथ निकालूंगा, तो अगर सपोज मैंने ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर दे रखा है, तो 10 10 10 10 टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ये है कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो पाथ की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है किसी भी पाथ की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर अदर डेफिनेशन में देखूं तो चेंज इन द पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये देखो आपके सामने, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट, और अच्छे से ट्राई करूंगा समझाने का नेक्स्ट वाले। अभी जस्ट बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं, हम लोग कहाँ थे, डिस्प्लेसमेंट पे थे। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया, चेंज इन द पाथ लेंथ, x2 माइनस चेंज इन द पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, x2 माइनस x1। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें क्या आ गया, आपका डायरेक्शन आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी,
वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन डाल रहे थे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, यही आपका क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये सपोज मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेक्स्ट एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो मैं सिंगल एक्सिस ले रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे हो गया मेरा O पॉइंट, ये 0 पे है, ये 10 है, ये 20 मान लेता हूँ, 30, ये 40, ऐसे यहाँ -10, -40, -30 एंड -50, ऐसे करके 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। तो मैं पहले P पे गया, देन Q पे, देन R पे आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, देन यहाँ से लेके मैं यहाँ आ गया। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ से, पहले मैं गया O से P, फिर मैं गया P से Q, देन मैं Q से कहाँ गया, R गया, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा पाथ लेंथ क्या है, समझना, तो दोनों चीज़ों को कवर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो पाथ लेंथ में क्या करूँगा कि सिंपल में OP प्लस PQ और प्लस QR क्या कर दूंगा, टोटल ऐड कर दूंगा, क्योंकि सिंपल पाथ लेंथ में क्या करते हैं हम लोग, पोजीशंस का जो डिस्टेंस उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो O से P मेरा 20 हो गया, P से Q मेरा 30, सॉरी P से Q मेरा कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 20 से 30 चलने में मेरे 10 ही तो लगेगा, और Q से R चलूँगा तो ये 30 और ये 20 मतलब 50, तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 70 और 10 80 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पाथ लेंथ कवर कर रहा हूँ, पाथ लेंथ ये तो इसका हो गया पाथ का, लेकिन मैं यहाँ पे पाथ लेंथ कवर कर रहा हूँ केवल O से P का। तो जब मैं O से P जाऊँगा तो मेरा पाथ लेंथ क्या होगा, ओनली 20 मीटर, साफ साफ दिख रहा है। क्यों लिखा है ये मैं अलग अलग अभी बताता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। तो जो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला हूँ वो मैं निकालने वाला हूँ O से P का, सॉरी O से P का। तो O से P का जब डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा मतलब मुझे XP पोजीशन में से किसको माइनस करना पड़ेगा, XO पोजीशन को, मतलब 20 माइनस 0 कितना आ गया मेरा, 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप गौर से देख रहे होगे आप, तो ये OP का पाथ लेंथ और OP का डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा यहाँ नोट लिखने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, क्या कि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट may or may not be इक्वल, मतलब हो भी सकते हैं इक्वल और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन में मत रहना कि पाथ लेंथ हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा करके। इनकी वैल्यू इक्वल हो भी सकती है, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं भी हो सकती है। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे मैं O से P गया, P से Q गया और Q से R गया। तो अब मुझे ये पूरा जो पाथ मैंने कवर किया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। तो मैं देखिए अब डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला हूँ, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने O से P देखा था, P से Q देखा था, देन Q से R देखा था, तब मैंने इनको टोटल कर दिया। लेकिन अब मुझे नहीं मतलब है, मुझे सीधा मतलब है कि मैं O से और R तक में कितना डिस्टेंस है, मतलब O to R। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले R का लिखूंगा, मतलब फाइनल पोजीशन XR माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में मेरा कितना है, -20, इनिशियल पोजीशन 0, कितना आया, -20 मीटर। यही आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। तो ये वाले पाथ का मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला हूँ, ठीक है। तो मुझे सिंपल इसमें क्या मतलब था कि इस वाले पाथ को मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही केवल लिखूंगा यहाँ पर। आई होप कि समझ में आया होगा, यही चीज़ मुझे दिखानी थी। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है आपका, ये नेगेटिव पॉइंट, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, अगर ये आपने एक्स एक्सिस माना है तो, ठीक है। तो आपको ये किस में आ गया, नेगेटिव एक्सिस में। तो आई होप कि इस तरीके से समझ में आया होगा, इस एग्जांपल के थ्रू आपको पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर या डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे मूव करते हैं। तो अब लोग पढ़ेंगे पोजीशन और टाइम ग्राफ। पोजीशन और टाइम ग्राफ बड़ा ही अच्छा टूल है। कैसे
क्योंकि इसमें हम बड़े अच्छे से दिखा पाते हैं कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका नेचर क्या है, वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, या मूव कर रहा है, या किस तरीके से लीनियरली मूव कर रहा है या नॉन लीनियरली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूजिंग दिस पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ से हम लोग बड़ा अच्छे से ये चीज को क्या कर लेते हैं, समझ में कर लेते हैं। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ जैसा नाम, मतलब पोजीशन और टाइम के बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उस ग्राफ के थ्रू जो हमारा मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए तो पोजीशन और टाइम ग्राफ में आप क्या रहेगा, आपका एक एक्सिस जो रहेगा आपका वो क्या बताएगा, पोजीशन। पोजीशन को मैं मान लेता हूँ एक्स, तो पोजीशन है एक्स है, लेंथ होगा डिस्टेंस के फॉर्म में, और यहाँ पर टाइम है तो टाइम में मान लेता हूँ सेकंड के फॉर्म में। आप आवर और किलोमीटर भी मान सकते हो, जो आपको मानना है मान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोजीशन और टाइम ग्राफ में कुछ डेटा लेकर चलता हूँ। देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, मतलब एक कार मूव कर रही है, और वो कार जो मूव कर रही है वो 0 से स्टार्ट हुई और 0 से 10 फिर 20 ऐसे करके जा रही है। यहाँ पे टाइम है मेरा इस एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो कार अगर खड़ी है किसी पोजीशन में वो मेरी 20 है, मतलब मैंने एक पोजीशन ली, पोजीशन से मैंने बोला कि ये रेफरेंस हो गया मेरा कि 20 मीटर पे मेरी जो कार है वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। तो जब मेरी 20 मीटर पे जो कार मेरी रेस्ट कर रही है वो एक्चुअली में है क्या, वो एक्चुअली में मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है कार। अब देखिए मेरा टाइम बदलते जा रहा है, 1 सेकेंड, देन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम बदल रहा है, लेकिन आपका जो कार है वो अगेन 20 20 20 20 पे दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात। तो ये मेरा जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। तो जब भी आपको पोजीशन और टाइम ग्राफ में एक कांस्टेंट लाइन मिलती है, तो कांस्टेंट लाइन का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करेगा तो वो स्टेशनरी हो गया, रुका हुआ। देख लीजिए आप, टाइम बदलते जा रहा है, मैं इधर बढ़ूंगा तो टाइम बदल रहा है, लेकिन वो अभी भी कितने पे है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर ऐसे। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप बड़े ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या है आपका, रुका हुआ है। तो यही है पावर ऑफ द पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। तो ये पावर मैं बोलता हूँ इसको कि ये ताकत है इसकी समझाने की, कि आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि मोशन क्या है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट करिए। मैं और 2-3 ग्राफ को लेता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ में और समझाने का अच्छे से ट्राई करता हूँ। ओके, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था पोजीशन और टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ में मैंने सबसे पहला जो ग्राफ था वो मैंने आपको किसका पढ़ाया था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पढ़ा दिया था। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बाद में सेकंड है आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं, फिर उसके बाद में इसका ग्राफ देखेंगे क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें आप सेम डिस्टेंसेस को ट्रेवल करते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब जैसे कि आपने कोई 2 सेकंड का टाइम लिया, हर 2 सेकंड में आप 10 मीटर, हर 2 सेकंड में आप 10 मीटर, हर 2 सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब कि हम लोग सेम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a particular टाइम पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, सेम डिस्टेंसेस को ट्रेवल करते हैं। जैसे कि जैसे मैंने आपको ये बोला, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव साइड है अपनी एक्सिस की, और उसमें मैंने कई जगह पे डिस्टेंसेस दे दी, 10 मीटर 20 मीटर 40 मीटर, ये सब मीटर्स में। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप अगर 0 से 1 तक सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड आप ट्रैवल करते हैं तो कितना 20 मिनट ट्रैवल कर लिए। फिर 0 से 1 से 2 तक चले तो आप कितना ट्रैवल कर लिए, फिर से 20 सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड देख रहा हूँ कितने का है, 1 सेकंड का। यहाँ पे टाइम पीरियड देख रहा हूँ कितना है, 1 सेकंड का। और इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, 20। इस नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना है, और 20। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना होगा, 20। ऐसे करके आपका 20 डिस्टेंस क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसी तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब कहीं पे टाइम ज्यादा है, डिस्टेंस कम आ रही है, डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम कम आ रहा है, तो उस तरह का मोशन आपका कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म।
अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखिए कैसा दिखता है, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है पोजीशन x, ये मेरा है टाइम को मैं सेकंड में लूंगा और पोजीशन मतलब मेरी मीटर में होगी। ये मेरा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप अभी जो कार है आपकी वो 0 सेकंड पे है, फिर आपने क्या किया, 1 सेकंड में इसकी स्पीड, इसका डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो कितना हो गया 10, फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया 20, फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया 30, फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे करके आपका क्या हो रहा है, टाइम के साथ में डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन सेम अमाउंट में टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब 1 सेकंड में 10 डिस्टेंस, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 10 डिस्टेंस, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 10 डिस्टेंस, नेक्स्ट में ऐसे करके हर में कितना है 1 सेकंड में 10 सेकंड, सॉरी 10 मीटर आपको क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इन सारे के सारे जब मैं पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक लीनियर लाइन मिलेगी जो कि कहाँ से पास हो रही होगी, ऑरिजिन से। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन और बाय मैंने ग्राफ दोनों तरीके से यूनिफॉर्म मोशन समझाने की ट्राई किया है, शायद समझ में आया। अब थर्ड में मैं कोई भी एक रैंडम ग्राफ ले लेता हूँ, देखिए ये मैंने एक बड़ा सा ग्राफ ले लिया, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसी रफली डेटा ले लिया मीटर में मैंने, और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका क्या हो गया टाइम, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं एक कर्व पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इसको समझाता हूँ। ये अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से अगर मैं ये चलना स्टार्ट किया है तो मैंने क्या, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, टाइम लिया है। टाइम लेने के बाद में 2 सेकंड से क्या किया, इसने इंक्रीज किया है, मतलब ये 2 सेकंड तक इस टाइम पीरियड के अंदर में क्या दे रहा है, हमेशा कांस्टेंट ग्राफ दे रहा है। कांस्टेंट ग्राफ किसके लिए होता है, ये जब कांस्टेंट है ग्राफ, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब कि स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। देन आप अगर यहाँ 2 सेकंड से और अप्रोक्सीमेटली 6 सेकंड तक अगर देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है, एक लीनियर कर्व मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में आपको यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपका टाइम क्या हो जाएगा, इतनी देर तक आपका कैसा है, ये लीनियर है, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखिए फिर से कांस्टेंट हो गया, तो ये फिर से क्या हो गया, एक स्टेशनरी हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ग्राफ से समझ में आएगी, ग्राफ से हम कैसे इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है या ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर वो रुका हुआ है, या फिर वो अलग वे में चल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो आप ये टाइम और डिस्टेंस से ग्राफ से पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे तीनों एग्जांपल लेने का ट्राई किया कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में कैसा दिखेगा ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा दिखेगा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो दिख रहा है आपको ग्राफ ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये यूनिफॉर्म हो गया, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप इसको पॉज करके समझ लिए होंगे, लिख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में। एंड एवरेज स्पीड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ डिस्टेंस, पाथ लेंथ के बाद में जो आता है आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता कहाँ है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी। तो जैसे कि हम लोगों ने मोशन पढ़ा, तो मोशन में हमें देखने के मिले 2 टर्म, पोजीशन और टाइम। फिर हमने पोजीशन और टाइम के बारे में पढ़ा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो चेंज हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोशन देना पड़ेगा, मतलब उसको हमने मोशन में डिफाइन कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पोजीशन फास्ट चेंज हो, पोजीशन स्लो चेंज हो। तो जब ये कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ द पोजीशन इज, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम किस कॉन्सेप्ट से देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, समझे आप। तो जब अपना पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो कितना ज्यादा कितना कम हो रहा है, तो इस क्वांटिटी को नाम देने के लिए हमने क्या दिया, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से किसका कॉन्सेप्ट आया, एवरेज वेलोसिटी का। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या है,
चेंज इन पोजीशन, या हम डिस्प्लेसमेंट कह लो उसको, चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिनोटेड किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय v, और v के ऊपर एवरेज है मतलब ये लगाते हैं। तो ये जो ऑपरेटर होता है बार वाला, इसको हम लोग मीन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बाय मैथमेटिक्स क्या, वो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने किसका चेंज लाए? डिस्प्लेसमेंट का, विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम में भी चेंज। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? टाइम का चेंज आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। टाइम के साथ में अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा चेंज हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम पढ़े, क्या होता है? x2 x1, चेंज इन द टाइम t2 t1। मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो डिस्टेंस x1 पर पोजीशन x1 पोजीशन पे एट ए टाइम t1, और कुछ देर बाद वो कहां पहुंचा? पोजीशन x2 पे एट टाइम t2। मतलब ये मैंने मान लिया कि ये t1 टाइम है और यहाँ पर t2 टाइम है, और ये पोजीशन इसकी x1 है और ये x2 है। तो यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे? x2 x1 और t2 t1। ठीक है, तो ये रहा। अब ये आप साइन भी समझ गए इसका, ये v इस डिनोट करते हैं इसका। अब हम पढ़ते हैं SI यूनिट। SI यूनिट कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको SI यूनिट वहां पे डायरेक्ट SI यूनिट के बारे में बताया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, तो वैसे ही करना है हमें। तो यहाँ पे आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर क्या होता है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करेंगे? लेंथ में, और लेंथ की यूनिट आप क्या ले सकते हैं? मीटर। टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है? मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट को आप किस में ले सकते हैं? किलोमीटर में। तो आपको टाइम को किस में लेना पड़ेगा? आवर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे करके आप यूनिट बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका किसका कॉन्सेप्ट? चेंज इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा क्या आ जाता है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में जो है आपका वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पर जब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ क्या होती है? दोनों सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जहां पे हमारा पाथ की बात होगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे? पाथ भी तो चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना पाथ ज्यादा चेंज हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो उस क्वांटिटी को देने के लिए हमने किसका कॉन्सेप्ट का यूज किया? एवरेज स्पीड का। तो जब भी हमारा टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड आता है। ठीक है, एवरेज स्पीड को हम लोग s बार से नोट करेंगे। और ये आपका क्या है? टोटल टाइम ट्रेवल, मतलब टोटल पाथ लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल पाथ लेंथ, जो भी आपका दिया होगा यहाँ पे टोटल। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? इसकी एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी SI यूनिट की वैल्यू में बात करूंगा, तो पाथ लेंथ आपका मीटर में हो सकता है, तो ये मीटर हो जाएगा। टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, तो ये सेकंड में हो जाएगा। और क्या हो सकता है? पाथ लेंथ आपका किलोमीटर में हो सकता है, और ये आपका टाइम टेकन आवर में हो सकता है। तो ये सेम यूनिट है जैसे कि एवरेज में होती है, एवरेज वेलोसिटी में होती है वैसे ही। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इसमें कि यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अपनी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ले रहे हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर की तरीके से रिप्रेजेंट करते आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। मोशन हमारा किस में हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में। तो कोई भी एक एक्सिस मान के चलते हैं, और एक्सिस की डायरेक्शन दो ही होती है, क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी
एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड में जो आपका क्या आता है, टोटल पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, हमेशा कैसा लेके चलते हैं उसको, पॉजिटिव और टोटल सम निकालते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही है, तो जो स्पीड है वो टोटल पाथ पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी आपकी कैसी हो जाएगी क्वांटिटी, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। क्यों क्यों हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया, क्योंकि ये टोटल पाथ पे डिपेंड करता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस वेक्टर क्वांटिटी। और जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से आई होप कि समझ में आया होगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब मैं नेक्स्ट आपको समझाने वाला हूँ कि पोजीशन और टाइम ग्राफ से आप एवरेज वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट करिए, मैं तब तक इसको रफ करता हूँ। ओके, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ से हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इसमें कैसे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी को कैसे हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक अलग मैथ का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जो कि है स्लोप। स्लोप बेसिकली होता क्या है, स्लोप आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला डेल वाई ओवर डेल एक्स का, ठीक है। किसी भी एक ग्राफ में आपको किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, या फिर ऐसा पढ़ा होगा बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। चेंज इन बाई, ये क्या होता है आपका, चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स, और एक्स बाई है क्या आपने, ये वाई एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस होती है। जैसे जैसे कि आपका ये एक ग्राफ है, उसमें आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसमें हम क्या करते थे, इसकी दो वैल्यूज को कैलकुलेट करते थे एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। और वैसे ही हम इसका क्या करते थे, डिफरेंस, और इसका डिफरेंस दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल देते थे, स्लोप। तो आप अगर ध्यान से देखें पोजीशन और टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, तो जो एक एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, पोजीशन मीटर में, और एक एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम सेकंड में ले लिया हमने यहाँ पे। तो ये क्या रहेगी अपनी वैल्यूज रहेंगी किसकी, डिस्टेंस की। मैंने कुछ डिस्टेंसेस मान ली यहाँ पे 10, 40, 10, 20, 30, यहाँ पे मान लिया मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेकंड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्लोप निकालने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा इसे। मैं क्या करने वाला हूँ, इसका स्लोप निकालने वाला हूँ। तो मैंने इस पूरी लाइन पे दो पॉइंट ले लिए, और मैंने बोला कि एट ए टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कितना है अपना 10 मीटर। मतलब एट t1 जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है मेरा x1 इज इक्वल टू 10 मीटर। और मैंने बोला कि एट t2 मतलब कोई मैंने दूसरा टाइम ले लिया जो कि कितना है मेरा 4 सेकंड। उस टाइम पे जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल है वो मैंने x2 मान लिया जो कि कितना है 50, ठीक है। तो ये चीज, ये जो डेटा मैंने निकाला है वो कहां से निकाला है, ग्राफ से। तो ये ग्राफ किसका है, पोजीशन और टाइम के बीच का। तो मैं पोजीशन और टाइम के बीच से देख रहे वेलोसिटी को कैसे फाइंड करता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस लाइन का जब मुझे दो पॉइंट पता चल गए और मुझे स्लोप निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, दो पॉइंट पता होना चाहिए ना दोनों एक्सिस पे। तो मैं सिंपल इसका पहले स्लोप निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने स्लोप निकाला, स्लोप के लिए मुझे क्या चाहिए, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 की वैल्यू कितनी है मेरी 50, x1 की 10, ये मेरा 4 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 40/3। अब ये 40 जो है आपका मीटर है, नीचे क्या है टाइम, तो मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या निकल गया स्लोप। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ देर पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या बताया था मैंने आपको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स, और चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। यही तो था एवरेज वेलोसिटी। नहीं आई बात समझ में। तो एक्चुअली हम करते क्या है, पोजीशन और टाइम ग्राफ के स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो आपको कहीं पर भी पोजीशन और टाइम ग्राफ मिल जाए तो सबसे पहले तो आप उसका नेचर बता सकते हैं, कैसा है मोशन का, स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था। और दूसरी चीज उसका स्लोप फाइंड करके आप उसकी क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होता है वो बहुत ही अच्छा एक टूल होता है मोशन को समझने के लिए, क्योंकि उससे हम वेलोसिटी भी बता दिया, उससे हम लोगों ने और भी चीजें बता दी।
तो आप जगह जगह पे वेलोसिटी आप निकाल के पता कर सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फास्ट था, यहाँ पे स्लो था, यहाँ पे फास्ट था, यहाँ पे स्लो था। ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक में ग्राफ बनाया, ऐसा रैंडम ग्राफ बना दिया, फिर मैं इसको टुकड़ों में क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, और टुकड़ों में डिवाइड करके मैं इसकी एनालिसिस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा जो डिवाइड सॉरी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, यहाँ पे लीनियरली मूव कर रहा है, यहाँ पे नॉन लीनियरली मूव कर रहा है। सिंपल है कि नहीं? तो ये टाइम पोजीशन और टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, इजी फॉर्म देता है किसी भी मोशन के नेचर को समझने के लिए। आई होप कि समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर रिलेट किया है। अगर किसी को स्लोप का नहीं भी पता होगा कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको स्लोप समझा दिया सबसे पहले, और फिर स्लोप को उठा के एवरेज वेलोसिटी में चेंज कर दिया। तो समझ में आया? तो ये देखिए आपकी क्या निकल के आ गई, ये एवरेज वेलोसिटी। और ये मैंने कहाँ से निकाला, सीधा ग्राफ से। तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे देता है, उससे पूछता है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि मोशन किस तरीके का कर रहा है, देन आफ्टर पूछ लेता है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो आप सिंपल इसमें से उठा के कोई भी दो वैल्यूज को रख के और कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? अब देखिए ध्यान से, तो ये तो था कि पोजीशन टाइम ग्राफ से निकालते कैसे। अब कभी कभार जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें दो तीन चीजें होंगी। क्या? एक तो मैग्नीट्यूड होगा अपना, वेक्टर में क्या होता है अपना, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, रुको रुको, जो जूम और वैसो ज्यादा कर रहे हो, जब तुम इधर उधर रहे हो दिखाई दे वो बंद हो जाएगा, 10 सेकंड के लिए। कहाँ कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ तो दबा वकाए वकाए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो ओके, वेक्टर क्वांटिटी में आपका क्या है कि मैग्नीट्यूड होगी और क्या होगा आपका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो सेम टू सेम यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी, यहाँ पे कैसी है वेलोसिटी, पॉजिटिव, तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वेलोसिटी। सॉरी, तो ये क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। वैसे ही आपका क्या आ सकता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट में। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, सॉरी हाँ, वेलोसिटी भी कैसी होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो मैं आपको दो तीन ग्राफ और बनाता हूँ, अच्छे से और समझाने का ट्राई करता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल लूंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, देन मैं ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर मैं ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, कहीं पे भी अगर मैं दो पोजीशंस को ले लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये T1 है, ये T2 है, ये मेरा X1 है और ये X2 है, तो आप ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, लार्ज है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, कम है। तो जब मैं यहाँ पर X2 माइनस X1 करूंगा और ये T2 माइनस T1 करेगा, तो यहाँ पे देख रहे हो ये स्लोप जो है आपका, वो स्लोप क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब आपका स्लोप डिक्रीज करेगा तो मतलब आपकी एवरेज वेलोसिटी जो भी है वो आपकी क्या है, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जो इसका साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब इसके बीच में आपका जो एवरेज वेलोसिटी आने वाला है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं पोजीशन और टाइम ग्राफ से मैंने इतनी सारी बिना कैलकुलेशन की चीजें कर ली, नई वैल्यू भी नहीं दी। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, ऐसे यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज को ले लिया। अब आप यहाँ देखिए जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो मेरा स्लोप क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप भी मेरी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। मतलब कि मेरी एवरेज वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज मतलब वो क्या होगी, दोनों चीजें समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक ही डिस्टेंस है, किसी भी टाइम पे आप देख लो, किसी भी टाइम मतलब T1 पे देख लो, T2 पे देख लो, T3 पे देख लो, T4 पे देख लो, तो जब मेरा पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है, तो जब पोजीशन कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब कोई चीज स्टेशनरी है मतलब वो हिल ही नहीं रही है अपनी पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, वेलोसिटी तो होगी भैया जीरो। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है या फिर पाथ लेंथ जीरो है तो आपका वेलोसिटी हो या फिर एवरेज स्पीड हो, दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, जीरो। ठीक है, क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि जब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो जब मेरा x जो है वो कांस्टेंट है, तो इसमें जब मैं x2 x1 T2 T1 करूंगा
तो यहाँ पे T1 और T2 और T1 पे सेम पोजीशन है, तो ये x माइनस एक्स और ये T2 माइनस T1 दोनों मिलके क्या कर देता है इसको जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ जाती है जीरो। यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर स्लोप आपका इंक्रीजिंग है तो एवरेज वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, मतलब पॉजिटिव। यहाँ क्या बताया, स्लोप डिक्रीजिंग है तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और कैसे होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप कि तीनों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल में बताता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक मैंने न्यूमेरिकल लिया है, आपके एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, तो मैं इसको इस एग्जांपल से आपको सारा कॉन्सेप्ट बताने का ट्राई करता हूँ कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कार मूव कर रही है आपकी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कार मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो कार है वो मूव कर रहा है O से P इन 18 सेकंड, मतलब O से लेके वो P तक कितनी देर में पहुंच जाता है, 18 सेकंड में, एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकंड, और P से Q में आने में उससे कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड। व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी, ए पॉइंट है, फ्रॉम O टू P। तो सबसे पहले हमें O से P तक उसको ले जाना है और बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है। उसके बाद में फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, मतलब O से P पे जाए फिर P से Q पे आ जाए, और उस टाइम पे आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, अप्रोच देखिए। सबसे पहले हम ये बात करें, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्पेसिफिक पाथ जो है आपका वो क्या दे रखा है, क्या है, O टू P, O से लेके आप कहाँ जा रहे हैं, P तक, मतलब O से लेके P तक। तो O का आप पोजीशन नंबर 1 डाल दीजिए, x1 इसको 0 हो गया, और x2 अगर कितना है, मतलब P पे हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, वो 360 मीटर में है, ये सारा कुछ मीटर में है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 360। अब यहाँ पर टाइम T1 मेरा कितना होगा, मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया है तो T1 की वैल्यू तो 0 सेकंड हो जाएगी, मतलब T1 पे उसने स्टार्ट किया। आपका T2 मतलब यहाँ पर पहुंचने में उसने कितना टाइम लगाया, तो यार देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जब वो O से P गया तो कितने सेकंड में लगा उसको, 18 सेकंड। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। अब सिंपल, जैसे कि मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको कैसे निकालना बताया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब x2 माइनस x1 चेंज इन टाइम अपॉन t1 माइनस t1, या फिर टाइम इंटरवल। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 360 माइनस 0, यहाँ पर 18 माइनस 0, 18 टू जा 36, ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी की यूनिट 20 मीटर पर सेकंड। आंसर खत्म। फिर आपका निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था, टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पाथ कितना है, O पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में 360, और कितना टाइम लग रहा है वहां से वहां तक जाने में 18, तो ये भी आपका कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। और मैं आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आपका सेम हो जाएगा, कब, जब आपका डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ सेम हो। तो ये मे और मे नॉट है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे जैसे कि O से P में आपको देखने को मिल गया कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू कैसी है आपकी, दोनों की सेम है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो फ्रॉम O से P जा रहा है, फिर बैक किस पे आ रहा है, Q पे। तो मैं आपको इसमें पहले एवरेज स्पीड निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल पाथ देखूँ, टोटल पाथ ट्रेवल, तो यहाँ पे टोटल पाथ ट्रेवल कितना किया गया है, O से वो कहाँ गया, P तक, तो सबसे पहले 360 लिख लूँ, टोटल पाथ निकालना बताया था मैंने। फिर उसने क्या किया, P से Q गया, तो P से Q में कितना हो जाएगा उसका, 360 माइनस 240 कर लो, या फिर हर एक इंटरवल 40 40 का है, तो 3 इंटरवल है यहाँ पे, 43 या 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 120। मतलब इस P पॉइंट से लेके Q तक की डिस्टेंस एंड O से लेके P तक की डिस्टेंस, दोनों को मैंने ऐड कर दिया टोटल पाथ रिजल्ट। मतलब यहाँ से जहाँ तक चलूंगा फिर यहाँ से यहाँ तक आऊंगा, ऐसे मानो आप। तो ये और इसको ऐड कर दो, तो 6 2 8 3 1 2 कितना आ गया, 480। अब इतना चलने में उसे टोटल टाइम कितना लगा होगा, वो लिख लो टोटल टाइम। तो O से P तक जाने में आपको कितना लग रहा है, 18 सेकंड, प्लस P से Q तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 6, तो ये कितना हो गया आपका 24 सेकंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं, टोटल पाथ और टोटल टाइम यही तो चाहिए। तो टोटल पाथ मेरा, टोटल पाथ ट्रेवल, टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम टेकन, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो यहाँ से आया 480, यहाँ से कितना है 240, ये 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, कितना आ गया 20 मीटर पर। अभी भी इसका कितना आंसर आ रहा है, देखो 20 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक,
अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज स्पीड तो आ गया, मुझे क्या निकालना है इसका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या है पता होना चाहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है हमें बीच से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओ से, और मैं कहाँ पहुंचा, क्यू पर। तो मुझे ओ और क्यू के बीच का केवल डिस्टेंस चाहिए। तो मैं अगर ओ से पी पे गया, पी से क्यू गया, मुझे उसका मतलब नहीं है। मैं कहाँ से स्टार्ट किया, ओ से, कहाँ खत्म किया, क्यू पर। तो मुझे वो जो है मेरा, वो मेरा x1 हो जाएगा मतलब 0, और जो मेरा q है, क्योंकि मैं q पे एंड किया हूं, तो मेरा x2 हो जाएगा, और जो कि कितना है आपका 240। तो ये मेरा रहेगा। तो अब मुझे केवल टाइम चाहिए इसका। तो इसका अगर मैं टाइम t1 लूंगा तो 0 सेकंड है। लेकिन यहाँ पर 240 तक पहुंचे में मुझे कितना टाइम लगा। तो टाइम में कंफ्यूजन मत करना कि आप इसका और इसका टाइम निकालने बैठे। अब आपको यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है वो जरूरी है। यहाँ डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया इनिशियल फाइनल पॉइंट का, लेकिन टाइम कितना लगा। तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मुझे 80 सेकंड लगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो मुझे कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। कहाँ गया, ये किया था 6 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना होगा 24। मतलब मुझे क्यू पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा 24 सेकंड। तो क्यू तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा 24 सेकंड। आई बात समझ में। तो इन दोनों को कैलकुलेट करना समझ में आया। डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। इनिशियल और फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। फिर उसके बाद में टाइम देखना है कि मुझे यहाँ पर कितना टाइम था और यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो कितना टाइम लगा। तो क्यू पॉइंट पे पहुंचने में एक्चुअली में उसे कितना टाइम लगा, 24, 18 प्लस 6। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी आपका कैसे आएगा, x2 माइनस x1 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब 240 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ध्यान से। तो इस थर्ड वाले केस में देखिए आपका यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आया वो कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, और जो आपका एवरेज वेलोसिटी हुआ आया वो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा कंक्लूजन ये निकलता है कि आप दोनों को देखो, दोनों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जा सकती है तो कितनी जा सकती है, उसकी एवरेज स्पीड के बराबर मतलब 20। अदरवाइज जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो हमेशा किससे लेस रहेगी, एवरेज स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना है 20, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितना मिला है 10। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी मैक्सिमम अप टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से ज्यादा एवरेज वेलोसिटी नहीं हो सकती, उससे हमेशा क्या रहेगी, कम या फिर उसके बराबर। तो बराबर वाला केस देख लिया और लेस वाला केस देख लिया, ठीक है। तो आई होप कि न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन, इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मोशन का इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा पाथ क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद में हमने पोजीशन और टाइम ग्राफ पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। फिर उसके बाद पढ़ा कि एक्सटी ग्राफ मतलब टाइम, पोजीशन और टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, ये भी पढ़ा। और फिर हमने एक न्यूमेरिकल देखा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफी डीपली मैंने इस चीज को समझाने की ट्राई किया है कि आप कभी भूलेगा, और रिलेटेबल किया है, ठीक है, कि क्या रीजन होता है, हमने क्यों ये कॉन्सेप्ट लाए, कैसे लाए, आप देख लेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए घर पे रहिए और खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।